बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे तरंग और ज्वार भाटा। तो तरंग और ज्वार भाटा का संबंध महासागरीय जल की गति से है। सामान्यतः महासागरीय जल में गति का कारण, सबसे प्रमुख कारण प्रचलित पवनें हैं, जो कि सागरीय जल के साथ घर्षण पैदा करती हैं और सागरों में तरंग उत्पन्न करती हैं। तो तरंगों की उत्पत्ति पवन के घर्षण के कारण होती है। तरंगों के आकार और बल 3 कारकों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहला तो है कि पवन की गति क्या है, दूसरा है पवन के बहने की अवधि क्या है, यानी कितनी देर तक बहती है, सालों भर बहती है, लगातार बहती है या रुक रुक कर बहती है। तीसरा है पवन द्वारा तय की गई दूरी या हवा द्वारा तय की गई दूरी कितने किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। इन सभी बातों पर निर्भर करता है कि तरंगें किस प्रकार की उत्पन्न होंगी। अगर पवन का वेग ज़्यादा है और हवा काफ़ी लंबी दूरी तक बहती जाती है तो तरंगें काफ़ी ऊंची होती हैं, लेकिन पवन की गति अगर धीमी होती है तो घर्षण बल कम होता है और तरंगें भी छोटी होती हैं। तो इन सब बातों पर तरंगों की उत्पत्ति निर्भर करती है या उसका आकार निर्भर करता है। पवन के द्वारा जो तरंगें उत्पन्न होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है सी, दूसरा है स्वेल और तीसरा है सर्फ। सी जो होता है यह विभिन्न तरंग दैर्घ्य और दिशाओं वाली तरंगें होती हैं, महासागरीय तरंगें होती हैं। इसमें कोई नियमितता नहीं पाई जाती है। इसी अनियमित प्रारूप के कारण इसको सी कहते हैं। जबकि स्वेल जो होती है यह सतह को उद्वेलित करने वाली वायु के चपेट में आकर उत्पन्न होती है और बाहर की ओर निकलती हुई तरंगें होती हैं। इसकी ऊंचाई समान होती है, आवर्तकाल के साथ एक निश्चित रूप धारण करती है। यह नियमित तरंगावलियों को महातरंग या स्वेल कहते हैं। जबकि तीसरे प्रकार की तरंग यानी सर्फ जो है यह तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को सर्फ कहते हैं। तरंगों के टूटने के बाद जल की अपार राशि काफी शोर करती हुई तट के ऊपर की ओर बहुत तीव्र गति से प्रहार करती है। इसे श्वास कहते हैं। जब यही श्वास पुनः वापस समुद्र में लौटती है तो इसे बैकवास कहते हैं। कभी कभी महान तरंग, जिसे रोलर कहा जाता है, भी उत्पन्न होती है। यह सामान्यतः कुछ निश्चित तटों पर ही उत्पन्न होते हैं और उत्पत्ति के कुछ समय पश्चात तक बने रहते हैं, लगभग कई दिनों तक बने रहते हैं। और इसके बने रहने का संबंध महासागरों पर बनने वाले वायुदाब में होने वाले परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। तो यह एक प्रकार की महातरंग है या इसको स्वेल भी कह सकते हैं। खैर, अब दूसरे प्रकार की तरंगों की चर्चा करें तो समुद्र में हवाओं को छोड़कर अगर कुछ अन्य तरंगें भी उत्पन्न होती हैं जो महाकाय होती हैं, बहुत विशाल होती हैं और इनकी उत्पत्ति का संबंध महासागरीय धरातल पर उत्पन्न होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाओं से होता है। ऐसी तरंगें जो भूकंप और ज्वालामुखी घटनाओं के कारण महासागरों में उत्पन्न होती हैं, इनको हम सुनामी कहते हैं। और आपको पता है कि सुनामी का प्रभाव तटों पर दिखता है। महासागरों में, खास करके गहन सागरों में सुनामी की तरंगें 1 मीटर से भी कम ऊंचाई की होती हैं, आधे मीटर की ऊंचाई की होती है। लगभग पूरा तल ऊपर और नीचे हो रहा होता है, लेकिन यहाँ गहराई अधिक होती है सागर की। यही कारण है कि इसकी ऊंचाई कम होती है। लेकिन जैसे जैसे ये तरंगें सागरीय तटों की ओर बहती हैं वैसे वैसे गहराई कम होती जाती है और सागरीय तरंगों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। और सागर के मग्न तटों पर, खास करके जहाँ बिल्कुल कम गहराई होती है, वहाँ पहुँचते पहुँचते ये तरंगें काफ़ी ऊंचाई ले चुकी होती हैं और काफ़ी तीव्र वेग से मग्न तटों पर स्थित जैव और अजैव आवासों के ऊपर हमला करती है, जिससे भारी पैमाने पर तबाही मचती है। अब एक तीसरे प्रकार की तरंगें हैं जिसका कारण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आपसी आकर्षण के कारण महासागरीय सतह पर बहुत ऊंची तरंगें उठती हैं तो ऐसी तरंगें, ऊंची उठी हुई तरंगों को हम ज्वार कहते हैं। इसमें सागर का एक हिस्सा आकर्षण के कारण खिंच जाता है, जिससे सागरीय तल काफ़ी ऊंचाई ले लेता है। यही हिस्सा सागरीय तल जब नीचे बैठता है तो इस स्थिति को भाटा कहते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण
पृथ्वी के धरातल पर, महासागरीय धरातल पर जब जल राशि ऊपर उठती है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे उतरती है तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा की उत्पत्ति का कारण आकर्षण है। चूंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, इसलिए बहुत बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाए। यह दो तरह से एक सीध में आते हैं। एक तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। दूसरा, एक ही सीध में आने की स्थिति है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी एक समय में पूर्णिमा तो एक समय में अमावस्या की स्थिति। तो इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा का सम्मिलित आकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, और पृथ्वी अपनी जगह से नहीं हिलती है, तो उस स्थिति में इसकी जल राशि ही ऊपर उठ जाती है और ज्वार की उत्पत्ति होती है। ऐसे समय में आने वाले ज्वारों को हम उच्च ज्वार कहते हैं। एक दूसरी स्थिति है जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति पर होते हैं। समकोण की स्थिति पर जब होने के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है, जिसे निम्न ज्वार कहते हैं। यहाँ पर सूर्य चूंकि पृथ्वी से काफी दूर है और चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक है, तो सूर्य का जितना आकर्षण जल राशि को ऊपर उठाने में काम करता है, उसके अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल कहीं ज्यादा काम करता है। इस दोनों के लगने वाले आकर्षण बलों का अनुपात 11:5 का अनुपात होता है, यानी कि एक सूर्य अगर 5 न्यूटन का बल लगाता है तो चंद्रमा वहीं पर 11 न्यूटन का बल लगाता है। इतना अंतर है। इसलिए ज्वार की उत्पत्ति में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो वह चंद्रमा की है, दूसरा स्थान सूर्य का है। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना ज्यादा होती है। यही मैं बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा जिस बिंदु पर आकर्षण बल लगाते हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, वहां ज्वार की उत्पत्ति होती है। लेकिन पृथ्वी के ठीक विपरीत बिंदु पर, जहां की सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण नहीं लग रहा होता है, वहां एक अपकेंद्री बल काम करता है, और एक साथ दो स्थानों पर एक आकर्षण के कारण जिस बिंदु पर आकर्षण बल लगा वहां तो ज्वार की उत्पत्ति होती ही है, पृथ्वी के ठीक दूसरी सतह पर, उसी बिंदु के सामने दूसरी सतह पर भी ज्वार की उत्पत्ति होती है, और इसका कारण होता है अपकेंद्री बल का लगना। आप जिस वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं जितने बल से, उसके ठीक विपरीत का बल आपको उस वस्तु की ओर खींचता है। यही कारण है कि जिस बिंदु पर ज्वार की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी के ठीक विपरीत उसी बिंदु पर भी ज्वार की उत्पत्ति होती है। यह अपकेंद्री बलों के कारण होता है। तो उच्च ज्वार की स्थिति में भी जितना बल जिस सूर्य और चंद्रमा का लगाया गया था ज्वार की उत्पत्ति में के लिए, ठीक उतना ही बल अपकेंद्री बलों द्वारा उसके विपरीत बिंदु पर भी लगाया जाता है ज्वार की उत्पत्ति के लिए। इस प्रकार पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ऐसा पृथ्वी के घूमने के कारण संभव होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं तो जिस बिंदु पर आकर्षण लगता है वहां पर उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, और उसके विपरीत बिंदु पर भी उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे बृहत ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहते हैं। बृहत ज्वार जो होता है वह सामान्य ज्वार की अपेक्षा 20% ज्यादा ऊंचाई रखता है। इस समय भाटा की निचाई सबसे कम होती है, और यह अवस्था प्रत्येक अमावस्या और पूर्णमासी को होता है। लेकिन ठीक समकोणीय स्थिति पर, जो सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के सापेक्ष समकोणीय स्थिति में होने पर जो ज्वार उत्पन्न होता है, उसको हम लघु ज्वार कहते हैं, नीप टाइड। यह स्थिति प्रत्येक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में सप्तमी या अष्टमी को होती है, जिसमें चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी समकोणी, मतलब कि एक दूसरे के सापेक्ष समकोणिक की स्थिति में होते हैं। यह ज्वार यानी लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है, और इस समय भाटा की निचाई सामान्य भाटा से कम होती है। इसके फलस्वरूप ज्वार और भाटे की ऊंचाई का अंतर काफी कम रह जाता है। दूसरा तथ्य यह है कि प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। एक तो प्रत्यक्ष आकर्षण शक्ति के लगने के कारण, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से अपकेंद्रीय बल, ठीक उसी स्थान पर अपकेंद्रीय बलों के उत्पन्न होने के कारण। तो इस तरह से 2 बार ज्वार आता है। तो सामान्यतः एक के बाद दूसरा जो ज्वार आता है 12 घंटे के बाद आना चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह 26 मिनट 12 घंटे से 26 मिनट देर करके आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस बिंदु पर ज्वार उत्पन्न होता है उस बिंदु उसके विपरीत बिंदु के पुनः घूमकर उस आकर्षण बिंदु पर आकर्षण के सामने आने में 26 मिनट लेट हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी तब तक आगे की ओर बढ़ चुकी रहती है। यही कारण है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण प्रत्येक बिंदु पर दूसरा ज्वार 26 मिनट लेट से पहुंचता है। इसी घूर्णन के कारण, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी का घूर्णन करता है, तो चंद्रमा जिस अक्षांश के ऊपर होता है वहां पर ठीक उसी समय ज्वार नहीं आता है, बल्कि उस अक्षांश के चंद्रमा के नीचे से गुजर जाने के बाद उस अक्षांश पर ज्वार आता है। तो उस अक्षांश पर जितने देर में या जितने देर के बाद ज्वार आता है, चंद्रमा का आकर्षण के कारण जिस समय ज्वार आना चाहिए उस समय ज्वार न आकर कुछ देर के बाद जो आता है, उस टाइम को, उस लगने वाली देरी को ही बंदरगाह संस्थान कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोर्ट। यह 8 घंटा 13 मिनट का समय होता है, खास करके न्यूयॉर्क में। इसी प्रकार चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति को अगर हम देखें तो चंद्रमा पृथ्वी को घूमते हुए एक बार सबसे नज़दीक की स्थिति में आता है और एक बार सबसे दूर की स्थिति में जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक की स्थिति में होता है तो उत्पन्न ज्वार काफ़ी प्रभावी होते हैं और ज़्यादा ऊंचे होते हैं। ऐसे ज्वारों को उपभू ज्वार या पेरोजी टाइड कहते हैं, पेरिजियन टाइड कहते हैं। लेकिन चंद्रमा जब पृथ्वी से काफ़ी दूर की स्थिति में होता है अपनी कक्षा में, तो उसके द्वारा उत्पन्न ज्वार कम ऊंचाई के होते हैं, थोड़ी सी कम ऊंचाई के होते हैं। ऐसे ज्वार को एपेजियन टाइड कहते हैं। एपेजियन यानी भूमि उच्च ज्वार और पेरिजियन भूमि निम्न ज्वार। इसी प्रकार जब चंद्रमा की स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर लंबवत होती है तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर उत्पन्न ज्वारों को उष्णकटिबंधीय ज्वार या ट्रॉपिकल टाइड कहते हैं। लेकिन चंद्रमा की स्थिति जब विषुवत रेखा पर लंबवत होती है तो यहाँ विषुवत रेखा पर उत्पन्न ज्वारों को इक्वेटोरियल टाइड कहते हैं। एक तीसरी स्थिति यह है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी कभी कभी हजारों साल के बाद एक दूसरे से सबसे करीब की स्थिति में आ जाते हैं और तब इस स्थिति में सुपर टाइड उत्पन्न होते हैं, यानी सबसे उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तब इस स्थिति में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। यह स्थिति हजारों साल के बाद आती है। अब ज्वार भाटा के आने के समय को अगर हम देखें तो किसी स्थान पर अगर 24 घंटे में एक बार एक ज्वार और एक भाटा आता है तो इसको हम दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन जब किसी स्थान पर 24 घंटे में एक बार, दो ज्वार और दो भाटा आते हैं, ज्वार दो बार उत्पन्न होता है, तो इसको हम अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। अर्धदैनिक ज्वार का समय 12 घंटे 26 मिनट का होता है, जबकि दैनिक ज्वार का समय 24 घंटा, दैनिक ज्वार को दोहराने का समय 24 घंटा 52 मिनट होता है। यहाँ ज्वार भाटा की परिभाषा जितनी है, जितने प्रकार हैं, उनको आप एक बार जरूर अच्छे से देख लेंगे कि किसके कारण कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा यहाँ पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे संतुलन सिद्धांत, इक्विलिब्रियम थ्योरी, यह न्यूटन ने दी थी। इसी तरह से प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, विलियम वेवेल ने दिया था। तीसरा है नहर सिद्धांत या कैनाल थ्योरी, जीबी एरी ने दी थी। यह ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। चौथा स्थैतिक तरंग सिद्धांत यानी स्टेशनरी वेव थ्योरी, यह R.A. हैरिस ने दिया हुआ था। और पांचवा है गतिक सिद्धांत, डायनेमिक थ्योरी, इस ज्वार भाटे के सिद्धांत को लाप्लास ने दिया था। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में ये जरूर पूछता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। और हाँ, यही चीज़ें आपको मैच द कॉलम के रूप में भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर इन सिद्धांत और देने वाले वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता का नाम ये जरूर याद रखेंगे। अंतराल संस्थान क्या है, अर्धदैनिक ज्वार भाटा का समय क्या है, दैनिक ज्वार भाटा का समय क्या है, एपेजियन टाइड, पेरोजियन टाइड, इन सारे के डेफिनेशन आप देख लेंगे।
और सागरीय तरंग और ज्वार भाटा में एक खास अंतर है, एक भौतिक है तो दूसरा गुरुत्वीय है। ठीक है, गुरुत्वीय मतलब कि यह इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, गुरुत्व के प्रभाव से उत्पन्न होता है। और भौतिक का मतलब है कि पृथ्वी जैसे घर्षण बल, हवा का घर्षण बल। तो तरंग और ज्वार में काफ़ी अंतर होते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान रखिए।